Hello and welcome to Preeti PCS. In this video, we discussed about फेडरलिज्म. सीबीएसई बोर्ड का हम फेडरलिज्म को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. पॉलिटी चैप्टर 2. ठीक है. फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद. एक्चुअली क्या है ना, पॉलिटिक्स किस तरह से, मतलब किसी भी देश में सपोज अगर दो देश है तो दोनों में से हर एक देश में किस तरह से हमारे यहाँ पॉलिटिक्स चले, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नर हो, टैक्सेशन किस तरह से हम टैक्स जुटाएं, ये सब चीज़ एक सिस्टम में चलना चाहिए. तो हमने क्या अपनाया अच्छे से पॉलिटिक्स चलाने के लिए? फेडरलिज्म को अपनाया. अब इसमें क्या होता है यही देखना है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, आपका सेंट्रल पावर, स्टेट को भी पावर है और लोकल बॉडी को भी पावर है. अब थोड़ा देख लेते हैं ओवरव्यू. आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आप अपने स्पीड के हिसाब से देख सकते हैं, या तो 2 स्पीड कर लीजिए या जैसे भी देखना है देखिए. इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी नोटिस दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. यानी आधुनिक लोकतंत्र यानी आधुनिक डेमोक्रेसी में हमने क्या देखा कि वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल मीन्स लंबवत और हॉरिजेंटल मीन्स ऐसे. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. हम इसमें कौन से फॉर्म के बारे में बात करेंगे पावर शेयरिंग का? फेडरलिज्म एक पावर शेयरिंग है, यानी सत्ता किस तरह से चले ये एक, ठीक है, आपको लाइक मेथड है कि हाँ फेडरलिज्म वाला मेथड हमारे कंट्री में चलेगा. ठीक है. अब देखते हैं. A discussion of a federal constitution provision is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. Toward the end of the chapter, we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism. तो हम ये सीखेंगे अच्छे से फेडरलिज्म में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न, क्या क्या प्रावधान दिया है हमारे संविधान में, उसको एनालिसिस यानी विश्लेषण करेंगे, उनकी नीतियों पर बात करेंगे. ठीक है. और लास्ट में हम चैप्टर के आते आते ये देखेंगे कि किस तरह से ये तो फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और लास्ट इज थर्ड टायर, यानी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और सबसे लास्ट में थर्ड लेवल जो लोकल बॉडी है, इसके बारे में भी देखेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो ये रहा हमारा फेडरलिज्म का डिफिनीसन. बट इसको समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. व्हाट इज़ फेडरलिज्म? लेट्स गो बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सा इन द लास्ट चैप्टर. हमने पिछले चैप्टर में देखा श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में. We would recall that one of the key change made in the constitution of Belgium was to reduce power of the central government. यानी कि हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. एक की चेंज, बहुत बड़ा चेंज हुआ. क्या हुआ था? संविधान, बेल्जियम के संविधान में क्या क्या हुआ था? वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सपोज अगर ये एक देश है और ये बीच में सेंटर है, तो बेल्जियम ने क्या किया था, अपने पावर को स्टेट को दे दिया था, अलग अलग रीजन को. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. क्या? उसकी शक्ति में कमी आ गई, यानी रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दोज पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट. उसने रीजनल गवर्नमेंट, यानी रीजनल माने प्रांतीय या राज्य, जो अलग अलग इसके रीजन है इस देश के, ठीक, उसको दे दिया. Regional government existed in Belgium even earlier. They had either roles and powers, but all these powers were given to this government and could be withdrawn by the central government. यानी कि यहाँ पे जो नियम था कि आप पावर को दे दिए, लेकिन ये कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ले सकता था. बट क्या हुआ? The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. But 1993 में एक बदलाव हुआ जिसमें ये चेंजिंग हुआ कि जो रीजनल गवर्नमेंट है ये अपने शक्ति को दोबारा से या पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, या सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे ये पावर को नहीं छीन सकती है. Thus, इस प्रकार बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म टू द गवर्नमेंट. यानी कि बेल्जियम में पहले था कि सेंटर का अलग पावर और रीजनल का अलग पावर, बट सेंटर ने ही बोल दिया कि आप अलग अलग ये पावर ले लो, हर स्टेट को दे दिया. ठीक है.
लेकिन 1993 में एक बड़ा बदलाव हुआ और इस तरह से क्या हुआ, बेल्जियम शिफ्ट हो गया किसमें, फेडरल से ये यूनिटरी। यूनिटरी माने एकात्मक सत्ता, एकात्मक मतलब अब सारी शक्तियां इनके पास आ गई। ये अब फेडरलिज्म इनके पास रहा ही नहीं कि हाँ सेंटर का अलग काम है और स्टेट का अलग काम है, जैसे हमारे इंडिया में है, जो हम अभी आगे चल के यूनियन लिस्ट और आपका स्टेट लिस्ट पढ़ेंगे जिसमें हर का पावर अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बेल्जियम शिफ्ट हो गया यूनिटरी में, फेडरल फॉर्म से। श्रीलंका कंटिन्यूअस टू बी फॉर ऑल practical purpose a unitary system where the national government has all the powers. तमिल लीडर want to श्रीलंका to become a federal system. जो तमिल के लीडर थे वो चाहते थे श्रीलंका में फेडरल सिस्टम है। अब ये फेडरल सिस्टम है क्या, चलो देख लेते हैं। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent यूनिटी ऑफ द कंट्री। यानी कि संघवाद एक ऐसा सिस्टम या तंत्र है सरकार का जिसमें हम शक्तियों को विभाजित करते हैं, यानी बांट देते हैं किसके बीच, सेंट्रल अथॉरिटी यानी केंद्र सरकार के बीच, और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिटी यानी जो हमारे राज्य हैं, लाइक बिहार एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, हाँ यूपी है, हर स्टेट है, इनमें भी हमने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि सामान्यतः जो फेडरेशन होता है, जो संघवाद होता है, वो मेनली दो ही होता है, एक सेंट्रल और एक स्टेट लेवल। लेकिन हमारे इंडिया में जो थर्ड बाद में आया था, एक्चुअली इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको शेड्यूल समझना होगा, वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, फिर अभी आप इस पे फोकस करना कि फेडरलिज्म में यूजुअली दो ही लेवल होते हैं, बट हमारे इंडिया में जो थर्ड लेवल है उसका नाम है लोकल बॉडी। वो कहाँ से आया ये भी देखेंगे। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि जो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होगा, वो कुछ मुख्य सब्जेक्ट यानी जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट यानी जो राष्ट्र के हित के लिए है, उसके लिए नियम बनाएगा। द अदर गवर्नमेंट्स एज द लेवल्स प्रोविंसेस और स्टेट, यानी और भी जो सरकार में उस कंट्री में जो प्रोविंस यानी कि राज्य और स्टेट हैं, प्रोविंस या स्टेट एक ही होता है, पहले स्टेट को प्रोविंस बोलते थे, अब स्टेट बोलते हैं। दैट लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट, यानी कि उनके राज्य में जो दिन दैनिक यानी कि डे टू डे आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की व्यवस्था चाहिए वो सब देखेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखेगा, नेशनल का इंटरेस्ट देखेगा, और बाकी जो लोकल काम है जो दिन दिन हमारे काम में आता है वो सभी सब्जेक्ट पे कौन नियम बनाएगा, कौन देखभाल करेगा, लुक आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय दियर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यानी कि फेडरलिज्म में क्या होता है, ये दोनों लेवल यानी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल ये दोनों अपने पावर को एंजॉय करते हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, और बाकी अदर एक दूसरे से आज़ाद हैं। यानी सेंट्रल के काम को स्टेट नहीं रोक सकता, और स्टेट अगर जो काम करता है उस पर सेंटर नहीं कह सकता कि तुम ये मत करो। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, और ये इनको हक कहाँ से मिल गया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिल गया। ओके, आ जाते हैं थोड़ा सा मैप पे, ये क्या क्या रहा है। Though only 25 of the world 193 कंट्री है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि टोटल जो देश है हमारा 193, ये जो कलरफुल दिख रहा है ना, ये फेडरल कंट्री है, जहाँ में 193 देशों में से सिर्फ 25 ही ऐसे देश है जहाँ पे फेडरल पॉलिटिक्स है। ओके, और इस 25 देश में सिटीजन कितने रहते हैं, 40%, यानी पूरे विश्व का 40% आबादी कहाँ रहती है, जहाँ पे फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम यानी टू लेवल, गवर्नमेंट लेवल सेंट्रल लेवल वाला और स्टेट लेवल वाला। क्या दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हाँ इंडिपेंडेंट है, और अपने अपने पावर को एंजॉय करते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंस्ट्रक्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट्स, यानी कि इस समझ से हम देखते हैं कि जो संघवाद है वो
यूनिटरी गवर्नमेंट से बिल्कुल ही उलट है। कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स उल्टा, यानी इसके विपरीत है। यूनिटरी में क्या होता है, एक ही जो बोल रहा है हर स्टेट वही होगा, और फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है। अंडर दिस यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी यूनिटरी मतलब होता है एकात्मक, यानी सिर्फ एक। यूनिटरी सिस्टम में ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही लेवल होता है, और द सब यूनिट ऑफ सब ऑर्डिनेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ हक होते हैं, बट ध्यान रखिएगा यूनिटरी मीन्स वन और फेडरेशन में दो। बट हमारे इंडिया में हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया ताकि सभी को इक्वलिटी मिले, और वो जो नियम है हमारा वर्टिकल चले, सेंट्रल भी काम करे, स्टेट भी, और गांव वाले लेवल पे लोकल बॉडी। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन pass on order on the provincial or the local government, but in the federal system, लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है, the central government cannot order the state government to do something। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर नहीं दे सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट तुम ये करो। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को ये उसकी शक्ति है कि वो आंसर नहीं देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ मेरे को ये करना है कि नहीं करना है, वो पूछने नहीं जाएगा। ओके, बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, यानी कि वो हमें आपको आंसर देंगे, ठीक है, वो उनका उत्तरदायी होगा, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग जवाब देंगे हमें कि आपने ये क्यों नहीं किया, यानी दोनों इंडिपेंडेंट है। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दबा सकता है, ना स्टेट सेंट्रल को दबा सकता है। यही होता है फेडरलिज्म में। अब यहाँ पे कुछ फीचर है, फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो देयर आर टू और मोर लेवल। तो एक तो इस सेंट्रल जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट है इसमें दो या दो से अधिक लेवल हो सकते हैं, यानी कि सेंट्रल, स्टेट, और हमारे यहाँ एक और है दो से अधिक जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन इन ए स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अलग अलग गवर्नमेंट में जो टायर है, तीन जो टायर मैंने यहाँ पे बनाया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ये तीनों टायर का क्या है, इसको पावर है ओन ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन माने अधिकार क्षेत्र, सभी का अधिकार क्षेत्र है कि वो अपने लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने का, टैक्सेशन कर वसूलने का, और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन किस तरह से चले, किस तरह से हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चले, ये तीनों ही मामले में हर लेवल को ज्यूरिडिक्शन यानी इनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। गॉट इट। फेडरलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि ये इनके पास अपना ज्यूरिडिक्शन है, ओन ज्यूरिडिक्शन यानी अपना अधिकार क्षेत्र। और क्या होता है, द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ, लेवल या टायर एक ही होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन्हें ये कहाँ से मिल गया पावर, तो कॉन्स्टिट्यूशन से। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, यानी कि इनको जो आपको पावर मिला है, इस अथॉरिटी को कहाँ से मिला है सभी को, तो संविधान ने इसको गारंटी दिया है, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे सरकार को गारंटी दी गई है कि आप सभी का अपना अपना ज्यूरिडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म के। आई होप ये आप अब समझ गए हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। हम थोड़ा आ जाते हैं यहाँ पे कि ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। द फेडरल सिस्टम दस द ड्यूल ऑब्जेक्टिव, यानी फेडरल सिस्टम में इस प्रकार दो उद्देश्य होते हैं। ड्यूल मीन्स दो, क्या क्या दोहरी इनकी उद्देश्य होती है, टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी टू द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी देश को सेफ गार्ड यानी कि सुरक्षा की भावना, सुरक्षा देना, और प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री यानी देश की एकता को प्रोमोट आगे बढ़ाना। इनका दो उद्देश्य होता है फेडरलिज्म, यानी दो ऑब्जेक्टिव क्या क्या, कंट्री को सेफ गार्ड फील कराना और प्रोमोट यूनिटी ऑफ कंट्री यानी कंट्री के एकता को आगे बढ़ाना।
तो आपने इसका ऑब्जेक्टिव भी समझ लिया, फेडरल सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव है। अब हम आ जाते हैं द एक्सटेंट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, यानी कि क्या होता है, पावर को बैलेंस यानी संतुलित अवस्था में रखने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग फॉर्म फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, यानी कि वो अपने पावर को सेंटर और ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने डिवाइड किया है, दिस बैलेंस डिपेंडेंट मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। ये जो आपका बैलेंस है कि ये किस तरह से दोनों संतुलित अवस्था में चले, ये डिपेंड करता है जो हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उस पर हम थोड़ा चलते हैं कि किस तरह से आखिर फेडरेशन आया, क्यों, किस तरह से इसका रूप बना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन है बिन फॉर्म्ड, या इसके दो रूट हैं जहाँ से फेडरेशन आया। अब कौन कौन सा रूट है, तो एक रूट का नाम है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining dignity they can increase their security. This type of coming together federation include the USA, Switzerland and Australia. In this first category, इस पहले कैटेगरी में, कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस यानी पहले संघवाद के कैटेगरी में, ऑल द कंस्टिट्यूटेंट स्टेट यानी जितने भी हमारे कंस्टिट्यूटेंट स्टेट है यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं। सपोज मैं एक छोटा सा मैप बनाती हूँ, सपोज करो ये सपोज यूएसए है, ठीक, यहाँ पे अमेरिका है, यानी कि जो इसके अलग अलग स्टेट है ना, अलग अलग प्रोविंस हैं, इन सभी को ना पावर है कि ये भी कुछ बना सकते हैं। अगर ये कहेगा ना कि आप ये काम ऐसे नहीं करो, तो ये इस पे ना कह नहीं सकता, ठीक है। यानी कि इन दिस फर्स्ट कैटेगरी फेडरेशन ऑल द कंस्टिट्यूटेंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर, सभी को बराबर बराबर शक्ति है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीज देन द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि इस फेडरल गवर्नमेंट इस सेंटर वाले से ज़्यादा पावर हो जाता है इसमें, किसमें, कमिंग टुगेदर में, ओके। बट होल्डिंग टुगेदर में ऐसा नहीं होता। The second route is where a large country decided to divide its power between the constituent state and the national government। लेकिन जो सेकंड रूट था उसमें ये फैसला किया गया, डिसाइड किया गया कि हम अपनी शक्तियों को कैसे बांटेंगे स्टेट में और नेशनल गवर्नमेंट जो सेंट्रल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसमें कैसे बांटेंगे। तो इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। इन दिस सेकेंड कैटेगरी, अब इस कैटेगरी में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज वर्सा द स्टेट, यानी कि ये स्टेट, इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे क्या था, यूएसए कमिंग टुगेदर में क्या था, स्टेट मोर पावरफुल था सेंटर से, बट होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल विज द स्टेट। विज मतलब अलग के लिए यूज किया जाता है या वाइस वर्सा का यूज करता है, यानी इसकी तुलना में, ठीक, यानी कि राज्यों की तुलना में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोर पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली है। वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूटेंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर जनरेटेड स्पेशल पावर्स, यानी कि बोल रहा है कि वेरी ऑफन, कभी कभी ये अक्सर ऑफन प्रायः होता है कि जो हमारे कंस्टिट्यूटेंट यूनिट हैं, यानी कि कंस्टिट्यूटेंट यूनिट कहने, जैसे आप लोग कंस्टिट्यूटेंट असेंबली पढ़े थे ना,
कि किस तरह से संविधान बनाने के लिए अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी चाहिए, यानी कि एक हमारा स्टेट के लिए बोल देते हैं कि ये इस कंस्टिट्यूएंसी के हैं, नीतीश कुमार इस कंस्टिट्यूएंसी यानी बिहार के हैं, तो स्टेट ना कह के पॉलिटिकल लैंग्वेज में कंस्टिट्यूएंट यूनिट बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। कभी कभी क्या होता है, प्राय इनमें थोड़ा जो फेडरेशन होता है अनइक्वल पावर होता है, बट सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष शक्ति दी जाती है कुछ राज्यों को विकास करने के लिए। यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में कि इस स्टेट को विशेष पावर दिया गया है, जैसे अभी डिमांड की जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए, तो यही होता है। हम यहाँ पे स्पेशल पावर के लिए गारंटेड नहीं कर सकते हैं। कमिंग टुगेदर में स्टेट पावरफुल होता है सेंट्रल से, और होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट से। बट सवाल आना चाहिए कि यहाँ तो हम पढ़े थे कि दोनों एंजॉय करेगा अपने पावर को, बट ऐसा है कि यूएसए वाले ने क्या किया, दोनों जगह फेडरलिज्म है, बट यहाँ पे स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि सेंटर इसको ना रूल नहीं कर सकता। सपोज बिहार में अगर कोई गलती होता है ऐसे कोई नियम कानून से, तो पीएम जी बोल सकते हैं कि ऐसा है भाई साहब, ये नियम हटाओ, इससे बहुत खराबी हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये इसको शून्य घोषित यानी जीरो कर देंगे, इस नियम को कोई वैलिडिटी नहीं है इसका। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो फेडरलिज्म दो तरह के, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। हमारा इंडिया किस में आता है, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में कौन कौन, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आई होप कि आप फेडरलिज्म को अच्छे से समझ गए, ये क्या होता है, इसके फीचर क्या होते हैं। जनरली ये 2 लेवल का होता है, ठीक है, बट हमारे यहाँ 3rd लेवल लोकल बॉडी भी है। अब इस चैप्टर में हमें देखना है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। भारत में जो है वो एक संघवाद देश कैसे है। तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट किस तरह से आया, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या काम है। तो आपका करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, ये सब मामले को देखेगा यूनियन लिस्ट। और स्टेट लिस्ट में पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन यानी सिंचाई। और कंक्रीट लिस्ट वो लिस्ट होता है जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट और टू द बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, यानी यूनियन और स्टेट दोनों मिलके काम करेंगे, लाइक एजुकेशन, शिक्षा पे, फॉरेस्ट पे, ट्रेड यूनियंस पे, मैरिज यानी शादी विवाह पे, एडेप्शन पे एंड सक्सेशन पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक में सारा चीज़ क्लियर हो गया, अगर इधर दिक्कत है तो आप लोग मेरे को बताइएगा। फिर हमें पढ़ना है लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट का क्या रिलेशन है वो देखेंगे, और किस तरह से, और ये जो लैंग्वेज है इम्पोर्टेंट है, आपको शेड्यूल लैंग्वेज को ध्यान में रखना है, ये मैं याद करा दूंगी, अलग से एक वीडियो बना दूंगी। हाँ, किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इंडिया का, यानी ये लोकल जो तीसरा हमारा टायर है 3rd लेवल, वो कैसे आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लाइक रूरल लोकल गवर्नमेंट कैसे आया, जिसमें हम विलेज के लिए पंचायत पढ़ते हैं, और फिर अर्बन यानी कि शहरों के लिए हम म्यूनसिपलिटी पढ़ते हैं, तो ये कैसे आया ये देखेंगे। और फिर जस्ट थिंक क्या क्या लोकल सिस्टम में होता है, और हमारे वीमेंस रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है इससे डेमोक्रेसी में। हमने पिछले आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि पॉलिटिक्स में हमारे पंचायत में 1/3 फीमेल के लिए रखा गया है सीट। तो बस यही था, और यहाँ पे हमारा फिर क्वेश्चन आंसर आ जाता है। तो आई होप बच्चा लोग समझ में आ गया होगा कि फेडरलिज्म एक्चुअली है क्या। अब इससे रिलेटेड अगर आप लोग को दिक्कत आएगा तो मैं क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।